नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आज की इस वीडियो में हम इतिहास कार्य कारण समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में कार्य कारण सिद्धांत क्या है। अब स्वाभाविक सी अगर सिंपल तौर पर मैं आपको कार्य कारण समझाऊं तो यहाँ पर कार्य यानी कि आप जो मेरी क्लासेस देख रहे हो या फिर आप इस वीडियो को जब देख रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने का कार्य कर रहे हो। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, तो उसका कारण है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप एग्ज़ाम के पर्पस से चीज़ें की खोज की तलाश में यहाँ तक पहुँचे और इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पर हर कोई यहाँ इतिहास में ये कार्य कारण सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई अगर घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। बिना कारण अकारण ही कोई घटना घटित नहीं होती है। कारण होगा तो घटना होगी, बिना कारण के कोई घटना नहीं होगी। 1857 का क्रांति संग्राम विभिन्न धार्मिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो या फिर चर्बी वाले कारतूस हो, ये सारे कारणों को मिलाकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। और जो सबसे रिलेवेंट होता है या फिर जिस कारण के कारण वह कार्य बहुत तेजी से होता है उस कारण को तत्कालिक कारण कहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई, इसलिए वहाँ पर और ज़्यादा जो युद्ध वहाँ पर और ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई और प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया। तो इस तरह से कोई भी घटना कारण के बगैर नहीं होती। अब देखिए इतिहास कार्य कारण सिद्धांत, घटना कार्य कारण। अब घटना जो घटित हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण है, कारण बना है तब घटना घटित हुई है। प्रत्येक घटना या कार्य का कोई कारण अवश्य होता है एवं प्रत्येक कारण कार्य के प्रतिफल के रूप में स्थापित होता है, अर्थात कारण वह है जो कार्य को उत्पन्न करे। हेरोडोटस, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वानों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। डेविड थॉमसन, इतिहास का यह पवित्र दायित्व है कि वह कारण और उसके प्रभाव की समुचित व्याख्या करे। E.H. कार समस्त इतिहास कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है। क्या कहते हैं E.H. कार, ये जो समस्त इतिहास है वह कार्य कारण का संबंध है। मतलब कोई घटना इतिहास में घटित हुई है तो वह क्यों घटित हुई है, उसके कारणों का पता लगाना ही क्या है, इतिहास है। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना एवं कारण तथा परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही क्या है, इतिहास है। E.H. कार के अनुसार इतिहास में ऐसा क्यों, यानी कि कारण से इतिहासकार प्रश्न पूछते हुए घटना के कारण का जवाब ढूंढता है और यह प्रश्न इतिहासकारों के अध्ययन का केंद्र बिंदु बन जाता है। अब देखिए कि कोई भी ऐतिहासिक घटना कोई भी एक परिणाम का कारण नहीं होता, एक से अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं। इतिहासकार की घटना के कारण की सूची बनाकर उन कारणों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता है। जो इतिहासकार होता है वह किसी घटना के विभिन्न कारणों को देखता है और फिर इन कारणों को एक दूसरे के साथ संबंध सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और फिर उसे जो कारण ज़्यादा करीब लगता है वह उन कारणों के आधार पर उस घटना के घटित होने की वजह बताता है। जैसे मंडलबाम कहते हैं कि किसी घटना के प्रमुख कारण को कारण तथा संबंधित छोटे छोटे कारणों को परिस्थिति नाम दिया और इतिहास में इतिहासकार अध्ययन की दृष्टि से कारणों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मूल कारण जो होता है वह सबसे मूल कारण होता है, फिर उसके बाद में गौण कारण होता है और फिर वास्तविक कारण और फिर अवास्तविक कारण। जैसे प्रमुख कारण होता है, फिर तात्कालिक कारण होता है और फिर परिस्थितिजन्य आर्थिक कारण वगैरह यहाँ पर आते हैं। तो इतिहास में मूलतः मानवीय कार्य यानी कि मानवीय कार्य व्यापारों क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है तथा मानवीय कार्यों के कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। इतिहासकार उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है और कारणों का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार कल्पना एवं अनुमान का भी सहारा लेता है, क्योंकि कल्पना के अभाव के कारणों की क्रमबद्धता कठिन है। कारणों का कल्पना से संबंध होने के कारण कारणों की व्याख्या में इतिहासकार परिकल्पनात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ पर
कारण और घटना में उलझकर मत रह जाना। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि कारणों का कल्पना से संबंध होने के कारण, कल्पना मतलब कि यहाँ पर विभिन्न कारणों को, जैसे आपको पता है कि आज से 5 साल पहले कोई घटना घटित हुई, लेकिन अब आप आज से 5 साल पहले तो नहीं हो ना, आपके सामने तो घटना घटित नहीं हो रही है, तो आप उन कारणों को उठा रहे हो कि क्यों वो घटना घटित हुई, और फिर आपके दिमाग में आप सोच रहे हो। जैसे आपने 1857 की क्रांति सोचा, आपने देखा कि भाई सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी विलियम बेंटिक लगा रहा है, 1843 में बलि प्रथा पर पाबंदी लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी हिंदू समाज है, उनकी भावनाओं को ठेस यहाँ पर पहुँच रही है। जबरदस्ती झांसी की रानी को यहाँ पर उनके राज्य को छीन लिया जा रहा है, सतारा को छीन लिया जा रहा है। जो दिलीप सिंह हैं, उनके राज्य को, जो सिख राज्य है, 1848 में डलहौजी द्वारा छीन लिया जा रहा है। तो जब आप ऐसा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ है, दोनों असहाय है, पूरी सिख सेना है पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर डलहौजी हुक्म चला रहा है कि भाई इनसे कोहिनूर हीरा ले लो। फिर वो बड़े प्यार से इंग्लैंड की महारानी को पेशकश कर रहा है, जैसे कोई ललकता हो कि देखो महारानी जी, मैं आपके लिए क्या पेशकश लाया हूँ, दुनिया की सबसे नायाब चीज़ है, मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत मेहनत की है, एक बार मैं नाली में भी गिर गया था, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस तरह से जब वह कारणों को देख रहा है तो वह अपने दिमाग में एक परिकल्पना बना रहा है, हाइपोथेसिस बना रहा है, सोच रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ रहा होगा, और फिर उसकी परिकल्पना भी यहाँ पर भूमिका निभा रही है कारण को स्पष्ट करने में। इसे कालिंगवुड और कोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान का मूल स्रोत माना है। इतिहास परिकल्पना भूमिका का निर्वाह कारण है, कारण कारणों की व्याख्या में। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना। क्या? इतिहास परिकल्पनात्मक भूमिका का निर्वाह करता है कारण कारणों की व्याख्या में। तो जब आप कारण और कारणों की व्याख्या करते हैं तो परिकल्पना महत्वपूर्ण होती है। जैसे जब आपको कोई बताता है कि मेरा इस तरह से ब्रेकअप हुआ या फिर मेरी लव स्टोरी ऐसे चल रही है, तो जब वो आपको सुनाता है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिलेट करते हो, और जैसे जैसे वो बताता है कि हाँ मैंने उसको ऐसे प्रपोज किया था, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हाँ ये ऐसे प्रपोज कर रहा है। तो इस तरह से फिर ये जो हो रहा है आपके दिमाग में, जो ये चल रहा है, यही क्या है? ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस जो आपके दिमाग में चल रहा है, और ये सिचुएशन को समझने में आपकी बहुत अच्छी मदद करता है, और ऐसी ही मदद इतिहासकार के लिए भी ये करता है, परिकल्पना। अब देखिए, इतिहास के अध्ययन में कारण एवं व्याख्या के बीच गहरा संबंध होता है। इतिहास में किसी घटना के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। इतिहासकार अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इन कारणों का अध्ययन करता है और घटना का व्याख्या करता है। इतिहासकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या में धर्म, जाति, क्षेत्र आदि संकल्पनाएं आ जाती हैं। इसी कारण ऐसा नहीं हो पाता कि सभी इतिहासकार किसी घटना के लिए एक ही कारण को स्वीकार करें। अब देखिए, अलग अलग विद्वान एक ही घटना पर अलग अलग मत देते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए जो इतिहासकार है उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण सामने आ जाता है। जब इतिहास लेखन के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, शुरुआत में तकरीबन 6.5 मिनट के आसपास मैंने आपको समझाया था कि कोई इतिहास कैसे लिख रहा है। इतिहास पढ़ने से ज़्यादा रोचक है कि इतिहास कैसे लिखा जा रहा है। जब आपको पता लगता है कि कोई लिख रहा है तो वो कैसे और क्यों लिख रहा है, तो आपको पता लगता है तो कि भैया यहाँ पर एक कह रहा है कि 1857 की क्रांति चर्बी वाले कारतूस के कारण हुई, दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक कारण है, तीसरा कह रहा है कि आर्थिक कारण है। जब आप परिणाम की बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार, जैसे सैयद अहमद खां जैसे इतिहासकार जो तत्कालीन होते हैं, वह क्या कहते हैं, सैयद अहमद खां मूल रूप से इतिहासकार नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन वह क्या कहते हैं अपने ग्रंथ में, अपनी जानकारी में, कि जो 1857 की क्रांति है वह क्या है, एक सैनिक विद्रोह है। जबकि 1857 के 50 साल पूरे होने पर 1907 में जब विनायक दामोदर सावरकर जी, वीर सावरकर जी, जब 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से जब ग्रंथ छापते हैं, तो उसको वह क्या कहते हैं कि भाई ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। तो यहाँ पर इतिहासकार का दृष्टिकोण मायने रखता है।
सैयद अहमद खान ने उसको एक सैनिक विद्रोह कहा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे परिस्थितियां जिम्मेदार थी। सैयद अहमद खान को अंग्रेज़ों का हितैषी बनना था, उनकी चाटुकारिता करना था ताकि वह मुस्लिमों के लिए हितों की बात कर सके। इसलिए उन्होंने वही कहा जो अंग्रेज कह रहे थे। वहीं वीर सावरकर यहाँ पर उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहने से क्रांति और ज़्यादा भड़केगी और स्वतंत्रता संग्राम को और ज़्यादा फायदा होगा। तो परिस्थितियाँ यहाँ पर मायने रखती है इतिहासकार की कि वह किन समय से गुजर रहा है और किस कालखंड में वह किस तरह से सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। कारणों की क्रमबद्धता को सुनिश्चित करने में इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण महत्व रखता है। इसी कारण किसी ऐतिहासिक घटना की अनेक व्याख्याएं होती हैं और इस प्रकार कारण और व्याख्या में घनिष्ठ अंतर संबंध होता है। इतिहास की अध्ययन की प्रक्रिया में भाग्यवादी व धार्मिक प्रकृति के इतिहासकारों के अनुसार इतिहास में कुछ घटनाएं अवश्य होती है और 20वीं सदी में इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या आने के बाद 20वीं सदी में इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या आने के बाद इस विचार की आलोचना शुरू हो गई। इतिहास लेखन के कारण एवं इतिहासकार के बीच भी उसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध होता है जिस प्रकार तथ्य और इतिहासकार के बीच संबंध होता है। इतिहासकार अपने विवेक और कौशल के द्वारा ही सामान्य कारणों को विशिष्ट या मुख्य कारण में बदल सकता है। दूसरी ओर कारण भी इतिहासकार को इतिहास लेखन में अनुप्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर जो कारण होता है वह जिम्मेदार होता है कि इतिहासकार उस विषय पर लिखे या नहीं, और फिर वह जब लिखता है, कारणों की खोज करता है, जब उसे तथ्य मिलते हैं तो वह तथ्यों को अपने अनुरूप ढालता है और वह देखता है कि किस तथ्य को लिखने पर उसके हिसाब से इतिहास लिखा जा सकेगा। E.H. कार ने कार्य कारण संबंधों की व्याख्या में नियतिवाद का भी उल्लेख किया है। इसमें यह माना जाता है कि जो कुछ भी घटित होता है उसके कई कारण होते हैं और वह किसी कारण या कारणों से भिन्न हुए बिना भिन्न भिन्न तरीके से घटित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये लाइन को यहाँ पर समझना, वह किसी कारण या कारणों से भिन्न हुए बिना भिन्न भिन्न तरीके से घटित नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये कार की। तो यहाँ पर इस लाइन को समझिए कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन को लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन को जब यहाँ पर आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंदोलन सिर्फ एक कारण से शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण तो आपको ये लगता है कि भाई 1939 में 2 सितंबर को शामिल होता है इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ ही कि भैया हम द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और 5 सितंबर को 3 सितंबर को शायद वह शामिल होता है और 5 सितंबर को भारत को भी वह कह देता है कि भारत हमारा उपनिवेश है, तो भारत भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्य कारण तो ये माना जाता है कि यहाँ पर भारत को क्यों शामिल किए भाई, और साथ ही साथ जो अगस्त प्रस्ताव आता है उससे भी भारतीय दल संतुष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर E.H. कार क्या कह रहे हैं? E.H. कार कह रहे हैं कि अगर किसी घटना के घटित होने के 5 कारण है तो किसी एक कारण के दम पर आप नहीं कह सकते कि ये घटना घटित हुई। जब तक वो पांचों कारण आपस में नहीं मिलेंगे तब तक आप ये कह ही नहीं सकते कि वो घटना घटित हुई। यानी कि अगर इसको फिर हम इजी वे में समझते हैं, मजाकिया वे में, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो उसके पीछे अगर 5 रीज़न हैं तो पांचों रीज़न मिलेंगे तब आपका ब्रेकअप होगा। किसी एक रीज़न से आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर E.H. कार वही कहना चाहते हैं कि जब तक अगर कारण 5 है, जितने भी कारण हैं, तो सभी कारणों के मिलने पर वह घटना घटित हो रही है। किसी एक कारण के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वह घटना घटित हुई है। इसीलिए सभी कारण महत्वपूर्ण होते हैं और सभी कारण घटना को घटित होने में जिम्मेदार होते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं E.H. कार। अब एग्जाम्पल के तौर पर E.H. कार किसी घटना के 4 कारण हैं और 4 कारणों के अलावा या 4 में से किसी एक कारण से घटना नहीं घट सकती, उस घटना को घटित होने के लिए 4 कारण ज़रूरी है। यह E.H. कार का नियतिवाद है। यह क्या है? E.H. कार का नियतिवाद है। इसको E.H. कार का नियतिवाद कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लो, किसी घटना, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं कि किसी घटना के 4 कारण हैं
और 4 कारणों के अलावा 4 में से किसी एक कारण से घटना नहीं घट सकती। उस घटना को घटित होने में चारों कारण ज़रूरी है। यही AH कार का क्या है, नियतिवाद। ध्यान रखना। इतिहास के अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक प्रणाली। इतिहास के अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक प्रणाली इतिहास को नवीन दृष्टि प्रदान करता है। इतिहास के सिद्धांतों के साथ साथ अन्य अर्थशास्त्र अन्य विषयों जैसे अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण आदि विषयों के सिद्धांतों के आलोक में इतिहास आलोक में किया जाता है इसका अध्ययन। अब इस प्रणाली के उपयोग में इस प्रणाली के आलोक में इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिकता प्राप्त होती है और घटना की ज़्यादा सटीक, ज़्यादा सही तस्वीर प्रस्तुत होती है। C14 लिपि विज्ञान, यहाँ पर C14 की बात करें, लिपि विज्ञान की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी, साहित्य जैसे अन्य विषयों की मदद से इतिहास के विभिन्न कारणों की व्याख्या की जाती है। तो ये तो था कि भाई हम इतिहास में जो कार्य कारण सिद्धांत है वो हमने यहाँ पर समझा। अब इसी के साथ में ये एक छोटा सा टॉपिक है, खैर हम इसको अब देखते हैं ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कार्य कारण सिद्धांत को समझा। अगले वीडियो में हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता एवं पूर्वाग्रह को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।